छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक मुठभेड़ होती है हमारे जवान और नक्सली के बीच में। और उस नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो जाते हैं। और तभी हमारे देश के जो सरकार है उनकी आंखें खुलती है कि जो देश को खतरा है वो किससे खतरा है। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहे थे कि जो देश को सबसे बड़ा खतरा है वो किसी और चीज से नहीं, नक्सलियों से है। आतंकी हमले में जितने ज्यादा जो हमारे जवान शहीद नहीं होते, उससे ज्यादा तो नक्सली हमले में शहीद हो जाते हैं। और ये हमला हमें फिर से जगा दिया कि देश को किससे खतरा है। 3 अप्रैल को जो हमला हुआ, जो मुठभेड़ हुआ, जो नक्सली और जवानों के बीच में, उसमें एक कमांडो को उन्होंने अपने पास रख लिया। तो उसके बाद जब ये बात सभी तक पहुंची तो सरकार और नक्सली के बीच में जो मध्यस्थता किए उनका नाम धर्मपाल जी है। वो सरकार और नक्सली का बात सुन करके पूरे अच्छे से कोशिश की, उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की। पर जो नक्सली हैं वो हमारे कमांडो को ऐसे ही नहीं छोड़े। वो एक कुयम सिक्का नामक एक नक्सली को के बदले में उन्होंने हमारे कमांडो को छोड़ा। और वो पहले जनता सभा बुलाए और जनता सभा से पहले ही सारे वहाँ के लोकल मीडिया को उन्होंने बोल दिया था कि अगर उनके खिलाफ कोई फोटो खींचा या फिर कुछ भी किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इसी कारण से हमें कोई ऐसा फोटो नहीं दिखता, सिर्फ यही फोटो दिखता है। ये जो नक्सली हमला हुआ ये छत्तीसगढ़ के बस्तर बंद इलाके में हुआ। बस्तर बंद इलाके वहाँ के इन सब इलाकों को कहते हैं, जिसमें कि आता है सुकमा, दांतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, ये सब उसी इलाके में आता है। यहाँ पे ही है नक्सली हमला हुआ। यहाँ पे घना जंगल है और घना जंगल में ही जो नक्सली हैं वहाँ पे विराजमान है, वहीं पे रहते हैं वो और वहीं से वो हमला करते हैं। लेकिन उनका जो हमला करने का जो समय है वो ज्यादातर वो अप्रैल के महीने में करते हैं, जब पतझड़ का मौसम होता है। पतझड़ के मौसम में जब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो उनको भी आसानी हो जाती है नजर रखने में। जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उन पे नजर रखने में, जो कमांडो कोबरा कमांडो है उन पे नजर रखने में। 20 मार्च से ही जो हमारे जवान है वो ऑपरेशन कर रहे थे, तो जगह जगह जा करके छापा मार करते थे और वो पता लगाने की कोशिश करते थे। पर जब वो एक दिन वापस आ रहे थे 3 अप्रैल को, तो अचानक से जो नक्सली है वो अचानक से हमला कर देते हैं और जिसके कारण बहुत क्षति पहुंच जाती है। वो तो शुक्र है कि कमांडो बहुत ज्यादा ही वो बहुत ट्रेंड थे, नहीं तो और क्षति पहुंच सकती थी। और ये क्षति इतनी ज्यादा भी नहीं पहुंचती अगर उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर होते। मंत्रियों के पास भी खुद के हेलीकॉप्टर होते, लेकिन उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है। एक हेलीकॉप्टर के लिए एयरफोर्स से मंगवाना पड़ता है, जिसमें बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और कागजी कार्रवाई में वक्त लग जाता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हुआ और हेलीकॉप्टर आने में 8 घंटा लग गया। और जो रीइंफोर्समेंट जो फौज आने वाले थे उनको भी आने में समय लग गया, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं था कि कैसे कहाँ पर है, उनको पता ही नहीं चल रहा था, जिसके कारण इतना क्षति पहुंच गई और हमारे 22 जवान शहीद हो गए। जो नक्सली होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, जो शहीद हो गए हैं जवान हैं उनके नीचे वो प्रेशर बम रख देते हैं, जिसके कारण कोई उनको हटाने जाने की कोशिश करता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है, जो कि दिक्कत की बात है। और इसी कारण से जो उनके साथी होते हैं उनको हटाते नहीं है। अपने साथी को तो नहीं ले आ रहे थे, पर उनके सारे हथियार को लेके आ रहे थे, क्योंकि जो नक्सली होते हैं वो उनके हथियार ले लेते हैं, वो उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ले लेते हैं, वो उनके हेलमेट ले लेते हैं, उनके शू ले लेते हैं। उनके पास जितने भी हथियार है AK-47 वो सब कुछ वो लेके चले जाते हैं। और इस बार तो वो बहुत सारा लेके चले गए। तो नक्सली होते हैं वो ऐसे ही प्लान करके हमला नहीं करते, वो प्लान नहीं करते हैं, वो तो गोरिल्ला वार युद्ध टेक्निक को वो इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी अगर उनको पता चल जाए तो वहीं पे एक ग्रुप बना करके वो हमला कर लेते हैं। कोई हथियार उनके पास खास नहीं होता, उनके पास देसी हथियार होता है जिसका ज्यादा दूर तक वो जा नहीं सकता। और वो कहीं पे भी रुकते नहीं है। जो नक्सली होते हैं वो कहीं पे भी रुकते नहीं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता है। उनको जो जगह सुटेबल लग जाता है वहीं पे जाके वो रुकते हैं, उनमें से कुछ खाना बना लेते हैं और कुछ निगरानी रखते हैं। पर उनका जो है लोगों से, जो गांव के लोग हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो गाँव के किसानों को, जो गरीब लोग हैं उनके साथ उनको बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं और अपने साथ कर लेते हैं, जिनके कारण उनके पास बहुत अच्छे से जानकारी रहता है, खुफिया जानकारी रहता है और समय समय की खबर रहती है उनके पास। कि जो पैसे का स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है वो है टैक्स। वो टैक्स से ही पैसे कमाते हैं। जो वहाँ पे अगर उनके आसपास में कोई कारखाना है, कोई भी अगर बड़ा चीज है, कोई मिल है, कोई उद्योग है, तो वो वहां पर जाकर के वो टैक्स लेते हैं, नहीं तो वो आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनके पास तो बंदूक भी होता है। और जो वहाँ के बास लगा करके वो टैक्स लेते हैं, जो ऑटो रिक्शा, जो भी
ई रिक्शा वहां से पास होता है, उनसे वो टैक्स लेते हैं और इसके कारण उनके पास पैसे आते हैं। आइए जानते हैं नक्सली के बारे में थोड़ा बहुत, वो भारत में कैसे बने और कैसे इतने दूर तक और अब तक हैं। नक्सली का शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। उस समय भारत में उसमें बहुत ज्यादा गरीबी थी। जो गरीब किसान थे उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। उस समय बाल मजदूर ये सब बहुत बढ़ गया था। जो गरीबी थी वो तो थी ही, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। जो लोग गरीब थे उनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, घर नहीं थे, अच्छे मकान नहीं थे उनके बहुत लोगों के पास। और इसके साथ ही साथ जो उस समय के कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जमींदार सब होते थे, वो गरीबों के साथ बहुत बुरा करते थे, उनकी हालत को दयनीय बना दिए थे। जिसके कारण दो नेता, एक चारू मजुमदार और एक कानू सैनी, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वो सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और वो आंदोलन जब वो शुरू करते हैं तो वो दार्जिलिंग के एक नक्सलवाड़ी गांव से वो शुरू होता है। जो आंदोलन है ये दार्जिलिंग के एक नक्सलवाड़ी गांव से शुरू होता है, जिसके कारण इस आंदोलन में जितने भी लोग थे उनको नक्सलाइट कहने शुरू। मुख्य तौर पे जो इनका कारण था इस आंदोलन को शुरू करने का था वो था भ्रष्टाचार उस समय बहुत ज्यादा था। इसी के लिए वो बोलते थे कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। और जो अत्याचार गरीबों के साथ होता था, समाज में जो असमानता थी कि एक ही तरफ बहुत ही ज्यादा अमीरी है, एक तरफ बहुत ज्यादा गरीबी है, जिसके कारण वो इस आंदोलन को शुरू करते हैं। और वही आंदोलन बड़ा होते होते एक नक्सली का फॉर्म ले लिया और वो अब तक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो नक्सली को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं करती। नक्सली काम किया है। 2008 का डेटा देखें और अभी का डेटा देखें तो पता चलेगा कि 2008 में 233 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे नक्सली थे, पर अब सिर्फ ऐसे ही 90 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां। इसका मतलब कि बहुत काम हुआ है और नक्सली को खत्म करने के लिए हर एक सरकार, जितने भी सरकार आए सब उन्होंने काम किया है। पर ये भी देख सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे नक्सली थे नहीं लेकिन वो आ चुके हैं, जैसे कि बिहार के जमुई और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे झारखंड में जहाँ पे नक्सली पहले से नहीं थे लेकिन आ गए। कम्युनिस्ट के बारे में हमें पता चलता है कार्ल मार्क्स के राइटिंग से। उनके कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है उसमें एक बुक है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उस बुक में अच्छे से बताया गया है कम्युनिस्ट के बारे में। और कार्ल मार्क्स कहते हैं उस किताब में कि जो वर्ग है, जो सोसाइटी है वो दो वर्गों में बढ़ जाएगी। एक वर्ग छोटा सा होगा लेकिन उनके पास बहुत अधिकार होंगे, उनके पास बहुत पैसे होंगे, पर एक दूसरा वर्ग भी होगा जिनके पास पैसे तो बहुत कम होंगे लेकिन तादाद बहुत ज्यादा होगी, पर उनके पास हक बहुत कम रहेगा, वो गरीबी में रहेंगे। और जो बहुत कम लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। और ये दोनों जो वर्ग है उनमें स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल के बाद जो मालिकाना हक है वो गरीबों के हक में आ जाएगी, जो वर्कर्स है उनके हक में आ जाएगी। और इसी विचारधारा को थोड़ा अलग करते हुए जो चाइना के माओ जेडुंग थे उन्होंने इसमें बोल दिया, उन्होंने बोला कि जो किसान है उनको भी इस जो आइडियोलॉजी है इसमें डालना चाहिए, और वही इसमें किसानों को भी ऐड करते हैं। और वही जो है आगे जाकर के बोलते हैं कि ये जो दो वर्ग है, इस दोनों वर्ग को समान करने के लिए हमें वायलेंस का प्रयोग करना होगा। और वायलेंस का प्रयोग करने के बाद ही, बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद ही जो मालिकाना हक है, जो मालिकाना हक अमीरों के पास है, वो मालिकाना हक को हम गरीबों के पास भी ला पाएंगे, और जो गरीब है उनके पास मालिकाना हक होगा। मेन आइडियोलॉजी है वो फार लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का ही विचारधारा उनका है, और वो इसी विचारधारा को मानते हैं। और उनका जो मेन कारण है नक्सलियों का जो मेन कारण है वो है समाज में असमानता। भारत में सिर्फ 1% लोगों के पास ही 73% पैसे हैं, और बाकी है जिनके पास ये सब चीज की कमी है और उनको ये सब की तकलीफ होती है, उनको दुख होता है क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे नहीं है, वो अपना बहुत सारे कामों को अंजाम नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। आलीशान बंगले में रह रहे अमीर हैं तो दूसरी तरफ वही बेचारे और गरीब और अत्याचार को सहने वाले, भ्रष्टाचार को सहने वाले गरीब हैं जो कि बहुत ही बेकार स्थिति में रहते हैं। उनका हालत बहुत बुरा है, उनको सोचना पड़ जाता है। कुछ लोग इतना कम पैसा कमाते हैं कि उनको सोचना पड़ जाता है कि आज रात में क्या खाना मिलेगा। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जो नक्सली 1960 में उनका जो
आगमन होने टाइप का था और 1967 में जाकर के 1967 में जाकर के उनकी शुरुआत हो गई और वो बहुत बढ़ चढ़ करके सामने आने लग गए और वो तब से लेकर के अब तक अभी तक भारत में है। इसका क्या वजह हो सकती है? इसका वजह यही हो सकती है कि ये जो भारत में असमानता है और ये जो भ्रष्टाचार है वो इनके खिलाफ है। यही कारण है जिनके कारण नक्सली आज भी है। वो यही सब चीज को बहुत ही बुरा समझते हैं जिसके कारण, और ये बहुत ज्यादा है भी, ये सच है कि ये बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो गरीबों को कन्विंस कर पाते, आदिवासियों को कन्विंस कर पाते, क्योंकि आदिवासी जानते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है। सरकार पर से उनका भरोसा उड़ गया है। तो नक्सली को बहाना मिल जाता है, उनको मौका मिल जाता है उनके पास जा करके, उनका बात सुन करके, उनका दुख समझ करके उनका साथ देने के लिए, और वो उन्हीं का साथ देती है। सरकार कुछ काम करे, कुछ ऐसा काम करे जिसके कारण जो आदिवासी लोग हैं उनका रहने का अलग ढंग है, उनका जीने का अलग ढंग है, उनका मदद करती है, तो उनको भी समझ में आएगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार का भी ध्यान है उनपे, और तब वो नक्सली का साथ छोड़ देंगे और ऐसे करके नक्सली खत्म हो सकता है। पर सरकार जो है आज ऐसा नहीं करती। किसानों का बात कोई नहीं सुनता। महाराष्ट्र से जो किसान यात्रा करके दिल्ली पहुंचे उनको कोई कवरेज ही नहीं दे रहा था। कितनी बुरा बात है। आज देश देश में अलग अलग जगहों पे गरीब बच्चे, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर उनको कोई कवरेज नहीं देता। कितनी बुरी बात है। और ऐसे में जो नक्सली सब हैं उनको मौका मिल जाता है, उनको बढ़ावा मिल जाता है कि हाँ जो लोग हैं उनके पास जाकर के वो बोल सकते हैं, लोग भी उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को बोलेंगे कि सरकार तो आपकी बात सुनती नहीं है, जनता सभा में आ जाओ, मिल जाओ हमारे साथ, और वो लोग तो मिल ही जाएंगे। और सरकार जो है वो नक्सली में रहने वाले लोगों को कहती है कि आप मुख्य धारा में आ जाएं, और मुख्य धारा में आएंगे तो आपको इतना सारी चीजें मिलेंगी, इतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस मुख्य धारा में चले गए पर उनको ऐसा कुछ मिला नहीं। उनको छोड़िए, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो शहीद हुए लोग, उनको भी अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे में उनको मिल जाए ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे 30% लोगों को तो अब तक मिल चुका है।